Hello friends, welcome to our channel YTH India and today we are going to study the topic of history। तो आज जो है हम एक हिस्ट्री का टॉपिक ले लेते हैं और बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका सुपर टेट का जो एग्जाम है उसमें कोई भी चीज़ डिटेलिंग में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डीप में जाके सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं और ऑलरेडी जो है हमने पेपर का पैटर्न भी डिस्कस किया था, कितने नंबर का जो है आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर करंट अफेयर्स पर भी जो है आप अपना अच्छा खासा फोकस रखेंगे। उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो आपकी बहुत ही बेसिक नॉलेज चेक करेगा, डीप में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है उसमें आपको। तो इसीलिए आज जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में कई सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी बैठेंगे जिनका आर्ट सेक्शन जो है काफ़ी कमजोर है। इवन दो आई एम टू फ्रॉम साइंस सेक्शन, लेकिन स्टडी करके जो है आप चीज़ों को जो है ग्रैब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो देखिए, अब हिस्ट्री का मतलब होता है आपका इतिहास। पास्ट में हुई घटना को जो हम स्टडी करते हैं, उसके कॉजेस जानते हैं, उसके इम्पैक्ट जानते हैं, तो वो सभी आपका हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास। जो पास्ट में घटनाएं हो गई हैं तो एक तो हमने उनको पढ़ा, उनके कंक्लूजन पढ़े, उनके इम्पैक्ट पढ़े, उनके कॉजेज हमने पढ़े, ठीक है। और उन घटनाओं का प्रेजेंट में होने वाला इम्पैक्ट क्या है, इसीलिए तो हिस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी कहावत है ना कि हिस्ट्री जो है आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर आप नॉर्मली भी देखें कि अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाई करी है तो एग्जाम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका प्रेजेंट क्या फ्यूचर भी खराब होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। तो देखिए, इसमें आपका क्या है कि ये जो शब्द है हिस्ट्री, इसको ग्रीक वर्ड स्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से जो है आपका हिस्ट्री लिया गया है, ठीक है। आपके फादर ऑफ हिस्ट्री जो हैं अब देखिए, आपके फादर ऑफ हिस्ट्री जो हैं वो कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने इसको नाम क्या दिया था? हिस्टोरिका। जिन्होंने इसको नाम क्या दिया था? हिस्टोरिका। तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसमें इसको हिस्टोरिया बोला गया है, वहां से हमने हिस्ट्री शब्द जो है उठाया है। इसके अलावा आपके फादर ऑफ हिस्ट्री जो है उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है आपके फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री को जो था हिस्टोरिका बोला था। अब देखिए, सोर्सेस क्या हो सकते हैं आपके हिस्ट्री के, कि आप हिस्ट्री को कहाँ कहाँ से ग्रैब करते हो। तो देखिए, बात करें हम सोर्सेस की, तो सोर्सेस आपके दो हो सकते हैं। पहला है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें कि आपके क्या क्या आ जाएंगे? मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉइन्स, स्टैच्यूज। अब दूसरा सोर्स जो आपका होगा वो होगा आपका लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में मतलब साहित्य वगैरह, जो लिखावटें जो होती हैं आपकी, लिखावटें तो देखिए इंस्क्रिप्शंस पर भी हो रही, मॉन्यूमेंट्स पर भी हो रही हैं आपकी लिखावटें। मतलब हमें एक टाइप के जो ग्रंथ बुक्स मिली हैं जो, तो वो बुक्स देखिए आपकी रिलीजियस हो सकती हैं, ठीक है। वो बुक आपकी नॉन रिलीजियस भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे मेजर सोर्सेज हैं कि आप हिस्ट्री को जो है कहाँ कहाँ से स्टडी करते हो। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, मतलब जो आपकी इमारतें होती हैं, बट आपकी हेरिटेज साइट्स जो होती हैं। इंस्क्रिप्शंस हो गए, जो पत्थरों पे और जो पिलर्स पर जो खोद खोद की लिखावटें आपको मिलती है ना कई जगह। आप देखो ताजमहल जैसे है तो वो डिज़ाइन नहीं है, वो ना उसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज आती तो है नहीं, तो वो इसलिए डिज़ाइन लगती है, बट एक्चुअली वो डिज़ाइन नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। तो वो इंस्क्रिप्शन होता है, पत्थर पे खोद खोद के, पत्थरों से जो खोद खोद के आप उसको लिखते हो,
पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो इंस्क्रिप्शंस हो जाती है। कॉइन आपके उस जगह में सिक्के चलते थे, आपको पता ही होगा, कहीं सिल्वर के कॉइन थे, कहीं गोल्ड के कॉइन्स थे, किसी भी तरह के जो आपके कॉइन जो थे आपके, वो इकोनॉमिक तरीका बताते थे कि वहाँ पर जो व्यापार वगैरह होता था वो किस तरीके से होता था और कॉइन की पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी। ठीक है, इसके अलावा स्टैचूज वगैरह जो आपके मिलते हैं ना, कई सारे आपके स्टैचूज वगैरह जो फाउंड होते हैं तो वो हो जाते हैं। इसके अलावा रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, लिखावट है। अब जैसे रिलीजियस सोर्स हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हमारे वेद हो गए, हमारे पुराण हो गए, तो ये सब रिलीजियस सोर्सेज में आ जाएंगे। नॉन रिलीजियस सोर्सेज में जैसे मान के चलिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, ठीक है, तो किसी राजा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, किसी कालखंड के बारे में जो है कुछ गिवन है कि इस राज्य का साम्राज्य जो है इस तरीके से चलता है। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर्स, जैसे कई सारे फॉरेन, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी हमारी इंडिया में थी, नाम क्या था, तक्षशिला, नालंदा। अब ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ थी आपकी, तो इसमें फॉरेन के ट्रैवलर्स भी पढ़ने आए थे, जैसे फाहीन था, ठीक है। इसके अलावा एक और था, तो ये यहाँ पे पढ़े, इन्होंने यहाँ को देखा, तो उन्होंने यहाँ के डिस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा कि देखिए इस तरह का यहाँ कल्चर है और ये चीज़ यहाँ पे होती हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने उस टाइम पे लिखा और उससे हमें जो नॉलेज मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में आपका आ जाता है। तो ये तो था आपका हिस्ट्री का एक शॉर्ट जो है हमने बैकअप ले लिया है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, सोर्सेज क्या है इसके। और मेन जो इसकी स्टडी करता है वो कौन करता है, आपका आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ASI जिसे हम बोलते हैं। हर कंट्री का अपना खुद का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि वहाँ की खोद खुदाई करता है और उसके बारे में जानकारी लेता है। तो इंडिया का भी डिपार्टमेंट है, तो उसको बोला जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हीं के अंडर में ये सारी गवर्नमेंट, ये मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सब इन्हीं के अंडर में होता है। इनकी देखभाली करना, इनका रख रखाव करना, इनकी मेंटेनेंस का काम जो सारा जो है आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हिस्ट्री जो है कितने भागों में डिवाइड है आपकी। देखिए हिस्ट्री जो है आपकी वो 3 भागों में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसमें से आज जो है हम एंशिएंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो 712 से लेके 1718 तक का एक समय मान लीजिए इसमें आ गया। उसके अलावा 1885 से 1947 तक आपका मॉडर्न इंडिया का आ गया, ठीक है। इसके थोड़ा आगे में मान सकते हैं क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिश जो था आपका आ गया था। 1600 में जो है 1600 समथिंग में जो आपके थॉमस कुक नाम का एक वो ब्रिटेन आया था। तो व्यापार जो था ना वो 1598 में भी जो था आपका एक फॉरेन ट्रैवलर अंग्रेज जो था आपका आया था। तो 15th सेंचुरी में जो था आपके जो ट्रैवलर्स वगैरह थे वो फॉरेन से आने लग गए थे, हालांकि उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन बिजनेस के एजेंडे से ही वो यहाँ पे आए थे, इसीलिए हमने यहाँ तक का टाइम ले लिया है। अब देखिए एशियंट का जो है हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं मिला है, तो इसीलिए पर्टिकुलर हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं मिला है, एक तरीके से हम अंदाजा सही लगाते हैं। जो जितनी पुरानी चीज़ मिलती गई तो उसको कार्बन डेटिंग के जरिए जो था हमने रीड कर लिया। तो अब देखते हैं आपका एंशियंट जो है कितने भागों में डिवाइड है। एंशियंट जो है आपका 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये भी 3 भागों में आपका डिवाइड हो गया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया। अब प्री हिस्टोरिक में जो है आपके 2 फिर से डिवाइड हो रहे हैं, स्टोन एज और कॉपर एज। अब जो है आपकी स्टोन एज जो है फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ठीक है, इनको भी जो है हमने 3 हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है।
ठीक है, अब इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो पैलेओलिथिक जो है आपका वो 5 लाख से 8000 एडी तक है आपका बीसी। उसके बाद ये जो है आपका 8000 से जो है आपका 4000 तक बीसी तक है। उसके बाद ये जो है आपका 4000 बीसी से आपका 2500 बीसी तक है। अब देखिए इसमें दो चीज होती हैं आपकी, एडी और बीसी। तो देखिए एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ। हमने जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड लिया हुआ है, क्योंकि ये हिस्ट्री को स्टडी करना है, ये सब चीज़ें जो है आपकी फॉरेन से ही आई हैं। तो फॉरेन तो जो हैं उन्होंने क्या किया है कि क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है कि इससे पहले को जो हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट बोल देंगे, और इसके बाद वाले टाइम को जो है हम आफ्टर डेथ बोल देंगे, यानी एनो डोमिनी बोल देंगे उसको। एनो डोमिनी भी जो है एडी को बोला जाता है, एडी तो वो आफ्टर डेथ है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट और बिफोर बर्थ, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्राइस्ट से पहले। तो इन दो हिस्सों में जो है इन क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने जो है स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है, उसी को लेकर के वो जो है हिस्ट्री के डेट जो है आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा एक बेसिक आपका चार्ट जो था आपका, जो हमने पढ़ा। हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है आपकी, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट में जो है हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली हम हिंदू राजाओं के बारे में स्टडी करेंगे और इंडिया का कल्चर कैसा था, क्या था उस पुराने ज़माने में, हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर मेडाइवल में जो है बेसिकली यहाँ पर अराइवल ऑफ इस्लाम हुआ, इस्लाम का यहाँ पर इस्लाम आया, और जो क्योंकि मोस्टली इस्लाम शासन ही रहा है। ठीक है, मुगलों का शासन है, दिल्ली सल्तनत है, तुर्की सल्तनत है, तो वो सब जो है हम सब पढ़ते हैं। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में जो है अब यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश अराइवल है, ब्रिटेन आ गया। उन्होंने किस तरीके से मॉडर्न जो है आपके मुगल्स थे उनको खदेड़ा, सत्ता अपने हाथ में ग्रैप्स की। ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजों के आने के बाद फिर जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए, उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी और इंडिया को आज़ादी दिलाई, तो वो सब जो है मॉडर्न में चला जाएगा। और गाइस इसमें स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेन क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडर्न इंडिया से ही बनता है, तो मॉडर्न इंडिया पर फोकस अच्छा करना ज़रूरी है। और इसको जो तो है हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी पैलेओलिथिक एज की। तो सबसे पहला जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री में जो है एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं आपका। उसमें भी जो है आपका प्री हिस्टोरिक पैलेओलिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या है आपका शुरू का टाइम ड्यूरेशन हमें पता नहीं है, वहां से इसको हमने 8000 बीसी तक माना है। इसको हमने कहां तक माना है? ठीक है, इसको जो है हमने 8000 बीसी तक जो है आपका माना है। अब देखिए इसमें बेसिक चीजें क्या है। पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैन इन्वेंटेड फायर। यानी आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो है आपका पैलेओलिथिक एज में हो जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट का, बिल्कुल सीधा सीधा रखा क्वेश्चन आएगा सुपर टेट में, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले तो आ ही नहीं रहे हैं उसमें, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्वेंशन ऑफ फायर किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो इन्वेंशन ऑफ फायर जो है आपका पैलेओलिथिक एज में हुआ है। पी से पायर्स है और पी से ही पैलेओलिथिक है, तो याद करने का बड़ा ही सिंपल ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है इसमें। एक मिनट पर रिफिल डालूं जरा। ठीक है, पी से पायर्स, तो ये इस पैलेओलिथिक एज की बात अगर हम करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनना चाहिए और बनेगा और पूछा ही जाता है तो वो आपका इन्वेंशन ऑफ फायर्स है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है मैन कौन था आपका? हंटर था, यानी शिकार करता था। और क्या था? खाना काम क्या था? वर्क क्या था? फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करना। क्योंकि
पर्टिकुलर रेसिडेंस नहीं था उन लोगों को, कोई रहने की जगह नहीं थी, कोई कॉलोनाइजेशन नहीं थी, घूमता था। मेन अगर हम आपको बोले तो वॉन्डर था, बंजारा था, वो इधर उधर घूमता था खाने की तलाश में और जो है अपनी जीवन व्यापन उसको किस तरीके से करना है, अपने आप को जानवरों से बचाना भी है, तो इन सब की तलाश में जो है मैं घूमता रहता था। तो पर्टिकुलर प्लेस नहीं था उस टाइम के आदमी के पास। इसके अलावा जो था उसने कुछ स्टोन वेपन्स बनाए, ठीक है, उसने कुछ स्टोन के वेपन्स बना दिए, हथियार बना दिए उसने, ठीक है, जैसे आपका हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, इसके अलावा आपका क्या था, स्क्रैपर्स। तो ये सब चीज़ें जो थी आपकी वो स्टोन वेपन्स में आ रही हैं। इसके अलावा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट जो है बनना चाहिए वो है कि जो एविडेंस जो आपके इसमें इसके मिले हैं, अब इस सिविलाइजेशन के जो हमें एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं। तो एक है सोहन वैली, नर्मदा वैली, इसके अलावा एक जो है आपका बेलन वैली। तो इन 3 जगह से जो है हमको इसके सबूत मिले हैं, सोहन वैली, नर्मदा वैली, बेलन वैली। तो उसमें क्या है कि वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि या तो वो चारों अननोन जगह होंगी और उसमें से एक नोन जगह होगी। जैसे मान के चलिए 4 ऑप्शन आए, ठीक है, तो उसमें एक सोहन वैली होगा और बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, तो आपको सोहन वैली टिक लगा देना है। या फिर ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे और एक अननोन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ये जो 2 तरह के क्वेश्चन जो उसमें बन सकते हैं। तो इन 3 जगह से जो है सबूत मिले हैं पैलेलिथिक एज के आपके। अब हम जो बात करेंगे इसके इसमें देखिए आपको केव शेल्टर्स भी मिल रहे हैं आपको, गुफा में चित्र जो मिल रहे हैं, तो वो कहाँ मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो है आपकी भीमबेटका गुफा है जो आपकी, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं आपकी, वहां पर जो है इनके चित्र वगैरह जो है मिले हैं। तो इसे गुफा चित्रशैल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गुफा चित्रशैल भी जो है आपका बोला जाता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें यही है आपका कि आग का आविष्कार हो गया यहाँ पर। क्या हो गया यहाँ पर, पैलेलिथिक एज में आपका आग का आविष्कार हो गया, ठीक है। अब देखिए आग का आविष्कार हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार वगैरह बनाना सीखेगा, वो हथियार बनाना सीखेगा। इसके अलावा जो कच्चे खाने पर उसकी डिपेंडेंसी थी, अब वो डिपेंडेंसी उसकी पक्के खाने की तरफ बढ़ेगी, मतलब पका हुआ खाना, वो जो है रॉ मटेरियल जो खा रहा था आपका, अब वो पका हुआ खाना स्टार्ट करेगा। अभी नहीं खाएगा, लेकिन खाली इन्वेंशन हुआ है, उसको पता नहीं उसने क्या इन्वेंट कर लिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो हैं एंशिएंट से बन जाते हैं आपके, एक तो इन्वेंशन ऑफ फायर और एक इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है आपका वो आपका न्यूलिथिक एज में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड मैन इसमें क्या था, हंटर था, शिकार करता था, फूड गैदरिंग मेन काम था, और कुछ उसने स्टोन के हथियार बनाए जो कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स। इसके अलावा एविडेंस इसका क्या था, एविडेंस कहाँ मिले, तो सोहन वैली, नर्मदा वैली, बेलन वैली, इन 3 जगह पे जो है आपके एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा बेलन है, ठीक है, केव शेल्टर। इसके जो एक प्रूफ और हमें जो मिला है, कहाँ मिला है, तो एक गुफा है, वहाँ पर चित्र डिजाइन बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पर भोपाल में है ये जगह, ठीक है, भोपाल में आपकी ये जगह है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सेकंड एज की तरफ, जो कि आपका माइक्रोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। क्या है आपकी मीसोलिथिक एज, देखिए मीसोलिथिक एज में क्या खास बात है, ठीक है, जो साइज ऑफ इक्विपमेंट्स हुआ करते थे आपके, वो शॉर्टर हुआ करते थे, इसीलिए हमने जो है उसे माइक्रोलिथ्स बोल दिया। क्या बोल दिया आपका, हमने उसे माइक्रोलिथ्स बोल दिया, क्योंकि इक्विपमेंट का साइज है वो छोटा है, इसीलिए हमने जो है उसको माइक्रोलिथ्स बोल दिया। तो शॉर्टर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, और किस टाइम ड्यूरेशन में पाए गए हैं, तो मीसोलिथिक टाइम ड्यूरेशन में पाए गए हैं। तो माइक्रोलिथ्स पे एक क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है, कि जो शॉर्टर हथियारों में हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके। तो एम से माइक्रो, माइक्रो का मतलब भी छोटा होता है। और ये पूछेंगे कि ये किस टाइम ड्यूरेशन में आया, तो किस टाइम ड्यूरेशन में आपका मेसोलिथिक एज में आया। इसके अलावा इसके प्रूफ कहाँ मिले हैं, तो ये मध्य प्रदेश का जो इलाका है आपका, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर, राजस्थान का जो है बागौर का इलाका जो है आपका, वहां पर इसके प्रूफ जो है आपको मिलते हैं। इसके अलावा पहला एविडेंस ह्यूमन स्केलेटन का जो है आपका, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रतापगढ़ में जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको मिला हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा मेसोलिथिक एज है। इसमें तो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके सोर्सेज मिले, तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागौर। इसके अलावा पहला एविडेंस ह्यूमन स्केलेटन का जो है वो उत्तर प्रदेश के ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक मानव कंकाल जो है हमें मिला है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से जो है आपका मिला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज की। अब हम किसकी बात करेंगे? न्यूलिथिक एज की। देखिए न्यूलिथिक एज जो है आपका, अच्छा जो आपकी मेसोलिथिक एज है वो आपकी 8000 से, उसका टाइम ड्यूरेशन और लिख लीजिए आप। मेसोलिथिक एज जो है आपकी वो 8000 से 4000 BC तक है। वैसे तो मैंने आपको उस चार्ट में लिखा दिया था, लेकिन आप फिर दोबारा जो है उसको लिख लीजिए, ठीक है। बाय द वे वगैरह भूल जाते हैं। 8000 से 4000 BC तक है। हम देखते हैं जो आपका न्यूलिथिक एज जो है वो आपका 4000 BC से 4000 BC से या फिर 2500 BC तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या बन जाएंगे। तो इसमें जो है मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन के आने की संभावना जो है ना, कुछ टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी को ये अल्टरनेट करके रिपीट करते रहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपका किस एज में जो है एग्रीकल्चर उगाना स्टार्ट किया। तो ये आपका न्यूलिथिक, न्यू मतलब इसको नवकाल भी बोला जाता है। न्यू मतलब नवकाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है अच्छे अच्छे काम होंगे, आप देखेंगे। तो एक तो आपका एग्रीकल्चर आ गया, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर राइस का भी अभी पढ़ेंगे, एक राइस का प्रूफ भी मिला है, इसीलिए हमने इसको, ठीक है, मान लिया। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन ऑफ जो व्हील जो है आपका इसी एज में हुआ है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, और इसके अलावा क्या किया गया है आपका, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई आपकी, इसको ठीक कर लीजिए, व्हील का, ठीक है, पहिए का आविष्कार हो गया आपका। इसके अलावा इसमें जो है एविडेंसेस के कहाँ मिले हैं, इसके एविडेंस हमें मिले हैं मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, और दुर्भाग्य से ये दोनों ही पाकिस्तान में है। और इसमें मिला क्या है आपको, बार्ले, व्हीट, कॉटन, कपास, गेहूं, बार्ले। अब देख लीजिएगा हिंदी में क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके दोनों क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ही रट जाइएगा। और अगर बाय द वे एविडेंस पूछ ले तो आपको मेहरगढ़ और बलूचिस्तान का इलाका जो आपको बता दे रहा है। इसके अलावा देखिए ठीक है, पहला एविडेंस जो है आपका, फर्स्ट एविडेंस जो है आपका हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, चावल उगाने का, वो आपको यूपी के उत्तर प्रदेश के नियर प्रयागराज, यानी जो पहले इसको हम इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज, वैसे इसका रियल नेम यही था, इसका रियल नेम प्रयागराज ही था,
तो वो जो मुगल्स का इन्वेजन हुआ था तो उन लोगों ने चेंज कर दिया, तो उसको इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब अल्लाह का नगर उसको ऐसे करके बोला गया। उसका रियल नेम प्रयागराज ही है आपका, ठीक है। तो प्रयागराज में जो है आपका कोल्डी धारा, कोल्डीहारा जो है जगह है, वहां पर जो है इसका एविडेंस जो आपको मिला है। इसके अलावा 2500 BC में, 2500 BC में मैन स्टार्टेड स्क्रिप्ट्स, यानी अगर हम बात करें तो लिखाई का काम भी आरंभ हो गया था। यानी अगर हम बात करें तो अगर वे पुरानी जो भी हमें लिखावटें मिली हैं तो हम कह सकते हैं कि जो शब्दों का जो आया, शब्द जो आपके आए और फिर उनकी लिखावट, एक लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, भाषा का जो विकास हुआ, फिर उस भाषा को जो है किताबों पर लाया गया, तो वो आपका 2500 BC में जो है मैन ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इससे पहले तो आदमी जानवर ही था ना, बिल्कुल जानवरों को मार के खा रहा है, जानवर आदमी को खा गया, दोनों एक सी थे, कोई किसी को मार के खा जाए वो जीत जाता था आपका पैलेलिथिक एज में। फिर मेसोलिथिक में उस हथियार वथियार बनाए, छोटे छोटे हथियार बनाता था वो। आप कभी उसको गूगल पर सर्च करना, छोटे छोटे हथियार होंगे, ऐसे पत्थर फेंक के मार दिया, या पत्थर को जो है नुकीला कर लिया ताकि मारने में जो है आसानी पड़े, ठीक है। तभी तो उसे माइक्रोलिथिक बोला गया। अब इसके अलावा जो है आपका न्यूलिथिक एज में आपका व्हील आ गया, इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब देखो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ तो यानी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी। अब जो है आदमी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल आपका कर सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा तभी तो आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, तभी तो व्यापार स्टार्ट हुआ। अब व्यापार होगा तो डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट होगी, पैसा होगा तो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एविडेंस पढ़ ली हमने। और इसके हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, यानी जो धान की जो खेती है उसका हमें कहाँ मिला है, यूपी के प्रयागराज के कोल्डीहारा में, ठीक है। और 2500 BC में जो है आपका मैन ने स्क्रिप्ट्स का इन्वेंशन स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा जो था आपका न्यूलिथिक का था और आपका प्री हिस्टोरिक था। अब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड देख लेते हैं। अब बात होगी आपकी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, इसको कंसिडर्ड एज जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको क्या बोला जाता है, कंसिडर्ड एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है आपका। देखिए दो ये सभ्यता इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन भी है और उस टाइम ड्यूरेशन में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है डिपेक्ट कर रही है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो है उस टाइम का आदमी भी अर्बन सिविलाइजेशन को जो है जी रहा था, ठीक है ना। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में तो मत घुस जाना उसमें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ना, इससे बाद क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप पढ़ने लग जाओ तो आपको हिस्ट्री में जो MA और PhD नहीं करनी है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ये 2500 BC से 1750 BC की बात करती है। कब से, 2500 BC से 1750 BC की आपकी बात करती है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। एक सभ्यता और है आपकी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जो है काफ़ी अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही जो है कंसिडर किया गया है। मैं इसलिए इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ क्योंकि आने वाला टॉपिक इसी पर जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी शहरीकरण की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो है इसमें टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम की फेमस है। इसमें खास बात क्या है, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम समझते हो कि
टाउन प्लानिंग का मतलब देखिए इंडिया में क्या है, कोई भी कहीं भी घर बना लेता है, लेकिन यूएसए में आप देखो एक सीक्वेंस से वहाँ पर लाइन से घर बने रहते हैं। अगर आप व्यू देखो उसका ऊपर से तो कितना प्यारा व्यू आता है। हर गली का एक पर्टिकुलर अच्छा सा नाम होता है। यहाँ पर क्या है, किसी भी तरीके से घर कहीं पर भी ज़मीन मिल जाए, उबड़ खाबड़ बना लिया। वहाँ पर जो है एक प्लानिंग के तरीके से घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है टाउन प्लानिंग, जो आज भी इंडिया में नहीं है, लेकिन एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग थी और आज जो है विदेशों में है ये चीज़ें। और ड्रेनेज सिस्टम जो है कि जैसे जितनी भी गंदगी है तो उसके लिए पर्टिकुलर ये नहीं कि जो गंदा पानी है वो ऐसे बहेगा, आपका ह्यूमन वेस्ट का पानी है। इसके अलावा आप जो दैनिक क्रिया जो आप करते हो उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है तो उसके लिए जो है नालियों का ड्रेन का सिस्टम रखा गया, और वो जो ड्रेन जो है जाके एक मेन होल में बन जाएगी। तो एक पूरा बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम भी जो है इन लोगों ने उस टाइम पर प्लान किया था। इसके अलावा उसमें कई सारी अच्छी चीज़ें क्या थी कि ये पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे। जैसे आज भी घर बनाना आपकी ईंटें पकी हुई तो हैं, वो उस टाइम पर भी पकी हुई ईंटें, और काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी इतनी बड़ी बड़ी ईंटें जो हुआ करती थी, ठीक है। अब पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इन्होंने क्या कर दिया, ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन में कॉपर मिला दिया, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इन्होंने ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो है आपका टिन में कॉपर मिला दिया। टिन में जब कॉपर मिलाया तो इसीलिए यहाँ पर ब्रॉन्ज का आविष्कार भी हुआ है। तो ये इस कैटेगरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, इन्होंने ये भी किया था आपका। इसके अलावा ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। और स्प्रेड कहाँ तक हो रही है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो है ये आपकी स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर इन एज थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि किस टाइप की थी, ट्रायंगुलर थी, और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो है आपकी फैली हुई थी। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्योंकि अभी हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना। अब आगे का टॉपिक जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने एग्जाम के लिए मेहनत से प्रिपेयर कर लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।